नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आप सभी को याद ही है हम CSI नेट JRF मैथमेटिकल साइंस के लिए लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, 23-24 की प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर्स हैं। ठीक, और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 डल चुका है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग ढंग से बेटा। हम पहले एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उस क्वेश्चन में जो जो चीजें इस्तेमाल होने वाली उनकी सभी डेफिनेशंस पे बात करेंगे। इससे आपको एक बात क्लियर होगी कि कैसे छोटी छोटी डेफिनेशन से मिलके एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, और हम नेट में पूछे गए क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का कि लेट Z be a complex number satisfying let Z be a complex number satisfying किस तरीके की चीज सेटिस्फाई कर रहा है भैया? वो रियल Z का मॉड प्लस इमेजिनरी Z का मॉड इज इक्वल्स टू दिया हुआ बच्चों क्या 4। और क्वेश्चन इसमें बहुत तरह के पैटर्न बनते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उसका पैटर्न अलग है, इससे आपको बेसिक क्लियर होंगे। देन व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? ठीक है। अगली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? या फिर हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, क्या ये इलिप्स तो नहीं? ठीक, इलिप्स की भी इक्वेशन आपको पता होगी कैसी होती है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, है ना? तो क्या पता उन्होंने कांस्टेंट टर्म इधर लिया हो। ये चीज को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा है। अब देखिए हम पहले उसी पे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अस्तित्व कैसे आया सामने, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर के कारण आया, और इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर तक कवर कर ली थी। ठीक, आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा था वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, और ये हमें क्वेश्चन में अप्लाई हो रही थी इसलिए हम इसको बात कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से एक एक बात पे गौर करिएगा, मैं कैसे करने वाला हूं क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे छोटी छोटी बातों से मिलकर क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, कैसे ये सारी चीजें आपके काम आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए मैं दे रहा हूं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस iy इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कितनी सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें हम लिखना भूल जाते हैं जो हमें लिखना चाहिए। क्या? वेयर x y बोथ आर रियल नंबर्स। x और y दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हम नहीं लिखते अपनी डेफिनेशन में, कि आयोटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या ये बात याद रहेगी? स्क्वायर रूट ऑफ -1 रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये बात यदि क्लियर है तो इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे कि पूरा सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड या फिर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ z। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में हमने इसी तरीके का z लिखा हुआ है। ठीक, और ये क्या होता है? सच दैट z भी किस तरीके से अपने आप को बताता है कि मैं किस तरीके से लिखा जाऊंगा, तो वो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से x प्लस i y। क्या इतनी बात समझ में आई? जहां पे ये जो x होता है बच्चों, ये होता है रियल नंबर। ये क्या होता है बेटा? रियल नंबर होता है। ठीक, और वहीं पे यदि मैं इस i y को बोलूं तो ये होता है एक इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। ये मैंने लिख दिया इमेजिनरी नंबर। जब रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो z होता है ये क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से भी एक बात क्लियर हो जाती है साफ साफ शब्दों में यदि कहूं कि यस, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर किसके अंदर आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई होगी? अच्छा, कुछ बातें और लिख दूं क्या, कि द सेट ऑफ ऑल complex number
द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें आगे चल के क्योंकि हमें टोपोलॉजिकल स्पेसेस के बारे में पढ़ना है, तो हमें किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। तो द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय किस तरीके से, इस तरीके के सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये कैसा होता है बेटा, देखो मैं इसको लिखूंगा x प्लस आई वाई, इसको भी लोग अधूरा लिखते हैं x प्लस आई वाई सच दैट, ठीक, कॉलन बनाते हैं हम, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि x और y दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। साथ में यहाँ पे लिख दिया जाता है आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या इतनी बात समझ में आई? ये होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में लिखने का तरीका होता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे ज्यादा यूज यही होने वाला है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अच्छा, या फिर इसको और लिखने का क्या तरीका हो सकता है, x1 प्लस आई वाई वन, ठीक, कॉमा x2 प्लस आई वाई टू, डॉट डॉट डॉट। और ये जो फॉर्म होता है अच्छे से सब जानते हैं सर, ये टेबुलर मेथड होता है, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक, ये उतना ज़्यादा नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगली बात जो आती है इंपॉर्टेंट, वो बात मैं नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूँ। अगली बात जो आती है वो ये कि अच्छे से सबको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, सही बात है। ठीक, और ये सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का होता है बच्चों। ठीक, ये सबसेट किसका होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ही इर्रेशनल आ चुके हैं। ठीक, और ये किसका सबसेट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो चुका है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, और एक और बात जिसमें कभी आप लोग को डाउट ना आए वो ये कि ये जो लिखा है मैंने a प्लस आई बी लिखूँ, है ना, या फिर x प्लस आई वाई लिख दूँ, या फिर a प्लस बी आई लिखूँ। देख रहे हो आप, यहाँ पे आई बी लिखा हुआ है और यहाँ पे बी आई। बेटा दोनों ही बातें सेम है, दोनों ही बातें क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही बात है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ओबे करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके कारण मैं आई बी लिखूं या बी आई लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी? ठीक, अच्छा, अगली बात जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है उस पर जरा बात कर लेते हैं। क्या कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए बेटा सुनिएगा, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज specified by an ordered pair, इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, किस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर, x, y के रूप में लिखा जा सकता है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, दोनों ही क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक, यदि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जा सकता है देन दे कैन बी represent as set of points in complex plane, ठीक, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लो, या फिर इसी को आप आर्गेंट प्लेन के नाम से भी कहते हैं, आर्गेंट प्लेन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आर्गेंट प्लेन इसलिए इसका नाम पड़ा, इन्होंने ही उसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उसका नाम क्या कहने लग गए हम, आर्गेंट प्लेन। बेटा ये एक्स वाई प्लेन की तरह ही होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, याद होगी आपको ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस थी इसको हम यहाँ पे बुलाने लग गए रियल एक्सिस। ठीक, कौन सी एक्सिस, रियल एक्सिस। और ये जो आपकी वाई एक्सिस थी बेटा, इसको हम बुलाने लग गए इमेजिनरी एक्सिस। कौन सी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो आपको एक बात याद आ रही होगी क्या, कि सर जब x और y मिलते थे तो प्लेन बनाते थे, एक्स वाई प्लेन, पर क्योंकि ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे ये जो प्लेन बनता है, ये जो प्लेन क्रिएट होता है,
ये जो प्लेन की रेट होता है ये कौन सा प्लेन होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, बस एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बुलाते हैं और वाई एक्सिस को हम क्या बुलाने लग जाते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और वाई एक्सिस में आने वाले जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बाकी सारे वही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा वही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब वही है, पूरे नियम वही हैं, बस इसका नाम बदल गया है, आर्गेंट प्लेन हो गया है। आर्गेंट प्लेन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे लिख दे रहा हूं, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथमेटिशियन आर्गेंट। उनका नाम क्या था, आर्गेंट। सो that's why it is also called आर्गेंट प्लेन, है ना। मैं एपी लिख दे रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन। कितनी बात समझ में आई? हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हमने इस पे बात करी। याद रखिएगा, वाई एक्सिस पे आने वाले जो पॉइंट होंगे वो इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे, और एक्स एक्सिस पे आने वाले पॉइंट्स होंगे वो रियल पॉइंट होंगे, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या कि इस क्वेश्चन में ये REZ लिखा हुआ है, IMZ लिखा हुआ है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस पे भी मैं आपको बता दे रहा हूं ये क्या होता है। तो हमारा अगला टॉपिक ही है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, बड़े कायदे से हम इस पे बात करेंगे, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? तो देखिएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, ठीक। ये टॉपिक बड़ा ही आसान है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कुछ देख ले CN लिख दे रहा हूं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले लेते हैं, z बराबर x प्लस आई वाई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं, z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक। अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, a real part of complex number z is nothing but what is x। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो क्या होता है, x होता है, ठीक। इसको एब्रीविएट किया बेटा हमने, क्या एब्रीविएटेड एज, कैसे एब्रीविएट किया हमने इसको लिखना चाहा कुछ इस तरीके से कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं रियल z, इसको इस तरीके से लिखने लग गए, क्या रियल z, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या बेटा, x प्लस आई वाई। लेकिन इस पूरे में रियल पार्ट सिर्फ क्या होता है बेटा, x होता है, ठीक। इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नथिंग बट y। कैसे? तो इसको भी एब्रीविएट किया होगा आपने, ठीक। हाँ सर, इसको भी एब्रीविएट किया। कैसे लिखते हैं इसको? लिखते हैं बेटा इमेजिनरी, IM लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर z डालते हैं, या फिर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, x प्लस आई वाई, जो कि वैल्यू कितना देता है मुझे, y। तो ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल पे बात करूं, यदि, कैसा एग्जाम्पल सर? मैंने लिख दिया, मान लीजिए -3 माइनस का 4 आयोटा, और मैं आपसे बोलूं ये है मेरे पास, है ना, ये है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक। तो बताइए रियल पार्ट ऑफ दिस z क्या होगा? तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा -3, ये वाला नंबर। और यदि मैं आपसे बोलूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होगा, तो आप इसके साइन के अकॉर्डिंग बोलेंगे -4। मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूं, मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि है 1 प्लस 4 आयोटा, और मैं आपसे बोलूं बता दीजिए इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा बेटा, तो आप क्या बोल देंगे 1। यदि मैं आपसे बोल दूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा बेटा, तो आप क्या बोल देंगे 4। कहती बात समझ में? उसी तरीके से यदि मैंने एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो बताइए बच्चों रियल पार्ट ऑफ z आप लोग क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आप लोग क्या बोलेंगे, y। बात समझ में आई? अब हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो भी समझा दो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या है? देखिए, इतना आपको समझ में आया कि जो z है x प्लस आई वाई, इसको
सर आपने अभी अभी समझाया कि या तो हो सकता है इसका x क्या हो, 0। x 0 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, रियल पार्ट इज 0। रियल पार्ट क्या हो गया इसका, 0। यदि x 0 हुआ तो रियल पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0। ऐसा होते ही z बराबर बताइए क्या बचेगा, यदि x 0 हो चुका है तो बचेगा z बराबर i y। z बराबर क्या बचेगा, i y। यदि ऐसा है तो अब क्योंकि रियल पार्ट इसमें रह ही नहीं गया तो इसे बेटा कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोला जाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या इतनी बात समझ में आई। और यदि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इट विल प्रेजेंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। किसमें प्रेजेंट होगा बच्चों, ये इमेजिनरी एक्सिस में प्रेजेंट होगा। और इमेजिनरी एक्सिस को हम और कौन सी एक्सिस बुलाते हैं, वाई एक्सिस। क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो नंबर होगा वो इस एक्सिस के ऊपर कहीं पे होगा, इस एक्सिस के ऊपर कहीं होगा, इसीलिए इसे प्योरली इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अच्छा सर एक और भी तो केस हो सकता है क्या, कि y क्या हो जाए सर, 0। y का 0 होना है ना, आयोटा 0 नहीं, क्या हो जाएगा, y 0 होगा। जो आयोटा का कॉफिशिएंट है y वो क्या हो जाएगा, 0। यदि ऐसा होगा तो मैं इसको क्या बोल लूंगा भैया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। इमेजिनरी पार्ट इज 0। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ऐसा होते ही यदि ये पूरा 0 हो गया तो z बराबर बच्चों क्या बचेगा, सिर्फ z बराबर बचेगा कितना, x। और यदि ऐसा है तो अब मेरे पास सिर्फ रियल नंबर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, प्योरली रियल नंबर। क्या कहूंगा इसको, प्योरली रियल नंबर। और यदि ये प्योरली रियल नंबर है तो आप जानते हैं ये कहां पर रिप्रेजेंट होगा, इट विल प्रेजेंट इन कौन सी एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस, या फिर जिसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज एक्स एक्सिस। कितनी बात समझ में आई। यानी कि ये जो आर्गेंट प्लेन है, इस एक्स एक्सिस पे आने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, प्योरली रियल नंबर होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे y बस लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ, ठीक। याद रखिएगा y यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस की, x में यानी रियल एक्सिस। एक केस और होता है बच्चों, क्या कि सर हो सकता है x भी 0 ले लो आप और y भी 0 ले लो। ऐसे में आपको दिखाई देगा z बराबर क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ 0। समझ में आई बात। यदि ऐसा हुआ तो z कैन बी रिटर्न एज, मैं क्या इसको 0 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसका प्योरली पार्ट भी यानी कि इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, यानी कि ये दोनों केसेस में आता है। इसको प्योरली रियल भी कहा जाता है एंड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। और ये नंबर कहाँ पे आता है बच्चों, तो अच्छे से पता है सर, जहां पे ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस मीट करती है इसको हम 0,0 लिखते हैं, 0,0। बात समझ में आई। तो ये होता है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर एकलौता होता है, ठीक। यहाँ पे आने वाले सारे के सारे जो एक्स एक्सिस हैं यानी कि जो हमारे पास रियल एक्सिस है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे प्योरली रियल नंबर्स हैं। और इसके ऊपर y यानी कि इमेजिनरी एक्सिस जो है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास कैसे पॉइंट्स हैं, प्योरली इमेजिनरी। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन क्या था देखिएगा बच्चों। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, याद आई है तो बताते ही जाए साथ में। मान लीजिए मैंने आपको बोला है -2 आयोटा, मैंने क्या बोला आपको, -2 आयोटा। तो क्या आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ आयोटा वाला नंबर है, यानी कि किस तरीके का नंबर है सर, यह है प्योरली इमेजिनरी। कौन सा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी। यदि प्योरली इमेजिनरी है तो बताइए मैं इसको कहाँ प्लॉट करूंगा, तो यहाँ पे सर होता है -1 है ना, y एक्सिस में प्लॉट होगा। प्योरली इमेजिनरी है तो कौन सी एक्सिस में, y एक्सिस में। और y एक्सिस का दूसरा नाम हमने क्या नाम रखा है, इमेजिनरी एक्सिस। क्या इतनी बात याद आ गई, IM का मतलब इमेजिनरी हो रहा है, ठीक। और P यानी प्योरली। अच्छा यदि ऐसा तो ये -1 और ये -2, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, है ना। और इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट को हम लिखेंगे कैसे सर, x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना -2। बात समझ में आई। इसी को हम लिखते हैं -2 आयोटा, इसी को हम क्या लिखते हैं, -2 आयोटा। यानी कि कल को यदि आपको कोई बोल रहा है 1,2 लिखा हुआ है तो 1,2 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, 1 + 2 आयोटा।
यदि कहीं पे लिखा हुआ है 0, -3, तो ये किस तरीके का नंबर है, किस तरीके का नंबर है? तो सर हम बोलेंगे ये सिर्फ लिखा हुआ है -3 आयोटा, जो कि कैसा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है। यदि कहीं लिखा हुआ है 3, 0, तो यदि 3, 0 लिखा है तो बेटा ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 3, और ये कैसा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। यदि प्योरली रियल है तो बताइए इसको मैं कहाँ प्लॉट कर सकता हूँ? तो सर ये प्लॉट होगा, क्योंकि सिर्फ 3 है तो एक्स एक्सिस में 1, 2, 3 यहाँ कहीं होगा, और इस पॉइंट को मैं कैसे लिखता हूँ बेटा, 3, 0। बात समझ में आई? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था प्योरली रियल, और ये -3 आयोटा है तो समझ गया होगा इसको कहाँ लिखूंगा, -1, -2, -3, यानी कि यहाँ लिखूंगा। और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं बच्चों, यहाँ के लिखे जाते हैं 0, -3। क्या आपको समझ में आया? पूरा एक्स वाई प्लेन की तरह ही वर्क करेगा। अब चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमें बताना है लेट z, अब z का मतलब आपको पता है x + i y वैल्यू अपने पास कैरी करता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब सुनिएगा, मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, ठीक। चलिए सॉल्यूशन पे इसके बात करें। हमें दिया हुआ है क्या, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक, और प्लस का यहाँ पे दिखा हुआ है क्या बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये बराबर में क्या लिखा हुआ है, 4। क्या अच्छे से आपको पता है सर, वी नो दैट, हमें एक बात अच्छे से मालूम है, क्या सर, हमें ये बात मालूम है कि सर z बराबर होता है x + iy, z बराबर क्या होता है, x + iy। यदि आप कल को मुझे बोलेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z बता दीजिए तो आप वैल्यू मुझे x बोलेंगे बस, और यदि मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बता दीजिए तो आप सिर्फ क्या बोलेंगे, y। तो क्या आपको पता है कि रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह मुझे क्या लिखना है? तो सर मेरी ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, क्या नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी चेंज होके कुछ इस तरीके से हो जाएगी, मॉड x, क्योंकि रियल z का मतलब क्या होता है, x, और इमेजिनरी z का मतलब क्या होता है, x, यहाँ पे होता है y, तो ये हो जाएगा मॉड y, और बराबर में कितना आ गया बच्चों, 4। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपने छोटी क्लासेस में मॉड को सॉल्व करना तो सीखा होगा, नहीं सीखा है फिर भी मैं याद दिला दे रहा हूँ, मेरा तो धर्म है आपको याद दिलाना। तो देखिए, याद होगा कि सर जब भी मॉड x होता था, मॉड x को ओपन करने का एक तरीका हुआ करता था, कैसे कि यदि x > 0 लेते थे तो अंदर वाली चीज सिर्फ x मिलता था, और यदि x < 0 होता था तो ये मुझे क्या मिलता था, माइनस का x मिला करता था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो सुनना, ठीक, इसको भी मैं यदि ओपन करूंगा, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ओपन कर रहा हूं, मॉड ओपन कर रहा हूं, कैसे होगा, तो भैया मॉड x + मॉड y बराबर जो 4 है, इसको यदि मैं इस रूप में लिख के दिखाऊं तो सुनिएगा जरा ध्यान से। हो सकता है एक बार x भी > 0 हो और y भी > 0, ऐसे समय पे ये प्लस का x मिलेगा और ये प्लस का y मिलेगा, बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 4। सर हो सकता है x > 0 हो लेकिन y क्या हो गया हो, <0, तो सर ये तो प्लस x रहेगा लेकिन ये माइनस को y मिलेगा, बराबर में क्या चल रहा है, 4। हो सकता है x <0 हो, y > 0, ये भी तो हो सकता है। इससे क्या होगा सर, ये माइनस का x मिलेगा और ये क्या मिलेगा, प्लस का y, बराबर में कितना बच्चों, 4। और हो सकता है भैया x भी < 0 हो और y भी < 0 हो, तो माइनस का x माइनस का y बराबर में क्या मिलेगा, 4। क्या आपको समझ में आया मॉड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते? तो बच्चों ये एक जो चीज लिखी हुई है, ये जो एक चीज लिखी हुई है, ये एक्चुअली में कितनी इक्वेशंस को यहाँ पे हमारे पास दे रही है, वी हैव 4 इक्वेशंस। क्या आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस आ गई, x + y = 4, x - y = 4, -x + y = 4 और -x - y = 4। तो अब इसको प्लॉट करके देखते हैं, हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज है। तो देखिए 4 इक्वेशंस हैं, एक तो सर है x + y = 4, अगली इक्वेशन है आपके पास कितना, x - y = 4, एक है -x + y = 4, और एक है आपके पास -x - y बराबर में कितना, 4। अब जरा देखिए प्लॉट करते हैं, यदि आप मेरे सपोर्ट में हैं तो इतनी टेंशन की आवश्यकता आपको नहीं। चलिए ये लिखा हमने, ठीक। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना तो सबको आता है, ये मैं यहाँ पे ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं, हालांकि दिख रहा है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, फिर भी ये मैंने यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा y।
जब मैं x को 0 करूंगा तो y मुझे क्या मिलेगा 4, और जब मैं y को 0 करूंगा, जैसे ही y को 0 करूंगा x मुझे क्या मिल जाएगा 4। इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, तो सर ये तो ऐसा मिलेगा, मान लीजिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ कहीं मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा, और y में भी 4 यहाँ कहीं मिलेगा भैया, 1 2 3 और ये 4, ये y है 4। क्या मैं इन दोनों को प्लॉट कर दूंगा इस तरीके से, छोटी क्लासेस में सीखा ही आपने। तो ये हमने किसका ग्राफ बना दिया, ये हमने बना दिया x प्लस वाई बराबर का 4। नहीं आई बात समझ में? अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं इसकी टेबल बनाने की कोशिश करूँ तो सब मेरे सपोर्ट में यहाँ पे एक बात बोलेंगे, सर ये तो आसान है, ये रहा x और ये रहा y। जैसे ही मैं x को 0 करता हूँ y मुझे मिलेगा माइनस का 4, और जैसे ही मैं y को 0 करता हूँ तो x बराबर मुझे क्या मिल गया 4। क्या इतनी बात समझ में? तो देखिए पहले 0 का -4 को प्लॉट कर लेते हैं। x 0 है, y -4 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा -1 -2 -3 और माइनस का 4, तो यहाँ कहीं माइनस का 4 है। ठीक, अच्छा, और एक मुझे मिला है क्या 4,0, तो 4,0 क्या मिलेगा भैया, x4 यहाँ पे है और y तो 0 है, यानी कि ये दोनों पॉइंट, यानी कि ये दोनों पॉइंट कुछ इस तरीके से। नहीं आई बात समझ में? अगली इक्वेशन के लिए यदि मैं बनाऊं ग्राफ तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा मेरे पास x और y। जैसे ही मैं इसमें x को 0 करता हूँ y मुझे कितना मिल रहा है 4, और जैसे ही मैं y को 0 करता हूँ x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा -4, माइनस साइन उधर जाएगा। ठीक, यदि ऐसा मिला है तो बताइए 0,4, तो 0,4 कहाँ पे बनेगा भैया, y में 4, ये रहा 0,4। अच्छा x में -4, तो x में -4 आ जाते हैं, -1 -2 -3 और माइनस का 4, यहाँ कहीं -4, ये बनेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ। ठीक, सीधी लाइन बन रही है। और एक आखिरी वाले पे यदि बात की जाए, एक आखिरी वाली पे बात की जाए x और y, तो बताइए मैं जैसे ही x को 0 रखूंगा तो -4 ये मिलेगा, जैसे ही y को 0 रखूंगा तो ये भी -4 मिलेगा, यानी कि ये वाला भी -4 और ये वाला -4, तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या आपको दिखाई दिया कि ये जो चीज थी, ये चारों इक्वेशन, इसको मैं एक फॉर्म में लिख सकता था, mod x प्लस mod y बराबर में कितना 4, और इसको कॉम्प्लेक्स किस तरीके से लिख के दिखाता है, उसको दिखाता है रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इज इक्वल्स टू में 4 और इनका सेपरेट मॉड। और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको एक स्क्वायर दिखाई दिया, क्या आपको दिखाई दिया कि ये क्या है साहब, एक स्क्वायर है। क्या है ये, एक स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका था, यहाँ पे दिख रहा था x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो नो डाउट ये दोनों थे, और यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो आप देख पा रहे होंगे x नेगेटिव और y नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, तो एक वो ये वाला क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y कैसा होता है, नेगेटिव। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y कैसा होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो डायरेक्ट भी ग्राफ बनाया जा सकता था, मैंने उनके लिए सॉल्व किया ताकि उन्हें समझ में आए कैसे डायरेक्ट बन जाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके पास कमांड आएगा। ठीक, तो 100 बात की एक बात, हमारे पास इसका आंसर क्या आया बच्चों, इसका आंसर हमारे पास आया कि सर इट इज नथिंग बट द स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और फिर उस क्वेश्चन में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज को भी हम समझेंगे। चलिए मान लीजिए, आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड रियल थीटा, है ना, 2013-2015 में पूछा गया CSI या नेट का क्वेश्चन है। फाइंड रियल थीटा फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर लिख देते हैं यहाँ पे such that the complex number z ले लेते हैं हम 2 माइनस या फिर 2 प्लस i cos थीटा, और अपॉन में यहाँ पे था 1 माइनस का 4i cos थीटा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था 2013 या 2015 में, और पूछा गया था सच दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज, पहला पार्ट है इसका कि ये कौन से थीटा के लिए, है ना, हमें थीटा फाइंड करना है, रियल थीटा फाइंड करना है, जिसके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल भी हो जाए और दूसरे पार्ट पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्योरली इमेजिनरी हो जाए।
कैसा हो जाए, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। और इस तरीके से ऑप्शन दिया है कि नहीं है, या थीटा की कौन सी वैल्यूज के लिए ये प्योरली रियल होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। फाइंड रियल थीटा सच दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी। हमें वो रियल थीटा फाइंड करके देना है जिसके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ये प्योरली रियल में कन्वर्ट हो जाए या फिर प्योरली इमेजिनरी में हो जाए, और हमें उसके लिए क्या फाइंड करके देना बच्चों, थीटा फाइंड करना है। बात समझ में आई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए भी कुछ डेफिनेशन इस्तेमाल होने वाली है। चलिए देखते, पहले उस पर बात कर लेते हैं, है ना। बात समझ में आई। छोटी छोटी बातें ही आपको काम आने वाली हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किस तरीके की प्रॉपर्टी, बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है। लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 और z2 क्या है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए यदि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जिस दिन z1 को मैं z2 के साथ जोड़ूंगा तो जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, उसी तरीके से सर कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया z1 बराबर मैंने लिया x1 प्लस iy1, ठीक, और z2 बराबर मैंने लिया बच्चों क्या, x2 प्लस iy2। ठीक, यदि ऐसा है तो मैं इन दोनों का सम निकाल रहा हूँ z1 प्लस z2, जो कि मुझे क्या देगा, x1 प्लस iy1 और बीच वाला प्लस x2 प्लस iy2। मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या दिख रहा है, x1 और x2 ऐड हो सकते हैं, प्लस iy1 प्लस iy2, मैंने i वालों को एक तरफ लिख दिया। अगले पल में अब इनको अरेंज करूंगा कैसे कि ये x1 प्लस x2 है और प्लस i कॉमन यदि ले लूं तो ये y1 प्लस y2 है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे z1 प्लस z2, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को किस रूप में लिखा जाता है, x प्लस i y के रूप में लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पोर्शन है ये कैसा दिखाई देने लग गया, x के रूप में दिखाई देने लग गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, और प्लस ये वाला जो पोर्शन है, क्या मैं इस पोर्शन को बड़े y से रिप्रेजेंट कर दूं, तो देखिए यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका जो सम होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यही बात तो हम बोल रहे थे, यही इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, क्योंकि हमें है ना उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक z1 आपको दिया है 1 प्लस 3 आयोटा, और एक मैंने आपको z2 दिया है ना, मान लीजिए 2 प्लस 4 आयोटा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं z1 प्लस z2 क्या आएगा। तो देखिए डायरेक्ट देखिए x1 और x2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, और बीच में लगाया प्लस और यहाँ पे लगाया आयोटा। फिर देखिए y1 और y2 को भी क्या कर दीजिए, ऐड। तो y1 और y2 को ऐड कर दिए, 4 3 कितना हो गया, 7। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर, 3 प्लस 7 आयोटा। 3 प्लस, है ना, आयोटा 7 बोलिए या 7 आयोटा बोलिए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो 3 प्लस 7 आयोटा, तो इसको जब ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी, ठीक, यदि वही, तो आप समझ गए होंगे अगली जो प्रॉपर्टी आने वाली है कि z1 और z2 यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 का प्रोडक्ट, या फिर माइनस पे भी बात कर ले, z1 माइनस z2 भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कैसे, तो देखिए हम ले लेते हैं, इसके प्रूफ पे बात कर लेते हैं। प्रूफ बड़ा ही आसान, z1 ले लिया हमने x1 प्लस iy1, और z2 हमने ले लिया बच्चों क्या, x2 प्लस iy2। नहीं आई बात समझ में। हमने किया क्या, z1 माइनस z2 यानी कि x1 प्लस iy1। यहाँ पे एक बहुत ही गंदी मिस्टेक होती है, माइनस साइन, प्लीज यूज ब्रैकेट, x2 प्लस iy2। यदि ऐसा है मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x1 प्लस iy1 माइनस का x2 माइनस का iy2। यदि ऐसा तो रियल पार्ट में देखिए x1 माइनस क्या है x2 और प्लस का iy1 माइनस का iy2। यदि ऐसा है तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास आ गया x1 माइनस x2, और देखिएगा x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा कॉमन लिया और y1 माइनस का y2।
ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, Z1 माइनस Z2। क्या ये दिख रहा है कि मेरा जो Z1 माइनस Z2 है वो x प्लस आई वाई के रूप में आ चुका है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सब्ट्रैक्शन यानी कि जो रिजल्ट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें एग्जांपल देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मैंने लिख दिया 4 प्लस 2 आयोटा, ये मेरे पास Z1 है, और Z2 मैंने ले लिया 3 माइनस का 2 आयोटा, तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो सर Z1 माइनस Z2 क्या करना है हमें करना है क्या, x1 माइनस x2। तो 4 माइनस 3 करिए, कितना आ जाएगा 1। बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाया और आयोटा लिखा, और फिर y की वैल्यू बतानी है। तो y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, y1 माइनस y2। तो 2 माइनस माइनस 2, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी क्या यूज होने वाली है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो भी क्या होने वाला है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है। इसके प्रूफ पे बात कर ले रहे हैं हम। क्या है इसका प्रूफ, मैंने ले लिया लेट, है ना, लेट या से Z1 बराबर कितना x1 प्लस IY1 और Z2 बराबर मैंने ले लिया कितना x2 प्लस IY2। इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होने वाली है। ठीक, तो Z1 ये हो गया और Z2 ये हो गया। तो बताइए Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने लिखा x1 प्लस IY1 और ये हमने लिखा x2 प्लस IY2। ठीक, यदि ऐसा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा कितना x1 x2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना I x1 y2 प्लस ये कितना हो जाएगा I, ये हो जाएगा y1 x2 और प्लस का आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक, और हमें अच्छे से पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है नथिंग बट माइनस का 1। तो हम अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन में बदल जाएगा, माइनस साइन में बदल जाएगा, साथ में लिख दे रहे हैं x1 x2 और माइनस का क्या हो जाएगा y1 y2 और प्लस क्या इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x1 y2 और प्लस का x2 y1, है ना। इसको अरेंज कर दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और ये ब्रैकेट में क्या आपको दिखा कि सर ये x प्लस आई वाई के रूप में आ चुका है, कौन, Z1 और Z2 भी। ठीक, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मान लीजिए मैंने लिखा है 1 प्लस 2 आयोटा लिया है और एक है 3 प्लस 7 आयोटा। तो बताइए मेरे को इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा Z1 इंटू Z2, बताइए क्या होगा। तो हमें क्या करना है, x1 और x2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस हमें फिर क्या करना है y1 y2 का मल्टीप्लाई, तो 2 7 जा 14। ये हमारे को क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट दे देगा। प्लस इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा, i, बताइए क्या करना है x1 और y2 का मल्टीप्लाई, तो ये x1 और y2 का मल्टीप्लाई क्या दे देगा 7 और बीच में हमें क्या करना है प्लस, ये प्लस लगा दिया, x2 y1 तो x2 y1 तो 3 2 जा 6। तो देखिए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 11 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 13 आयोटा। तो ये हमें आ गया Z1 और Z2 का प्रोडक्ट। ठीक, तो मैं तो यही कहूंगा भैया कि आप तो याद ही कर लीजिए, बेटर रहेगा, याद ही कर लीजिए कि कैसे सॉल्व होता है। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाली है, आप लोग डिवीजन सोच रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं कॉन्जुगेट। किसकी बात कर रहा हूं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे और भी चर्चा करेंगे, आज अभी सिर्फ एक बात कर लेते हैं। क्या इतनी बात सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर बोलूं तो भी -1 आता है और माइनस आयोटा का स्क्वायर बोलूं तो भी क्या आता है, माइनस का 1 आता है। यहां से आप समझ रहे होंगे कि जो आयोटा दे रहा है रिजल्ट, वही रिजल्ट कौन देता है, माइनस आयोटा भी दे रहा है। तो यहां से हम काफी मोटिवेट हुए। ठीक, और हमने इसके ऊपर रिसर्च चालू करी और हमने क्या बना दिया, कॉन्जुगेट। क्या बना दिया, कॉन्जुगेट, यानी कि जो आयोटा काम कर रहा है वही माइनस आयोटा भी काम कर रहा है। माइनस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो भी -1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो भी -1 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्योंकि समझ गए होगे माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बचा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वापस से क्या दे देगा -1। तो जो काम हमारे पास आयोटा करता है, इसको यदि मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल दूं, दिख रहा होगा, जो काम आयोटा कर रहा है आयोटा भी -1 की ओर ले जा रहा है, तो माइनस आयोटा भी किस ओर ले जा रहा है, -1 की ओर ले जा रहा है। इसने हमें मोटिवेट किया कि हम क्या बनाएं, कॉन्जुगेट। क्या बनाएं, कॉन्जुगेट। ठीक, कॉन्जुगेट।
कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पे बात करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो यूज होती है, पर अभी के लिए हमने कॉन्जुगेशन कैसे बनाया कि यदि कहीं पे x प्लस आई वाई है, यदि कहीं पे x प्लस आई वाई है तो जो काम i करता है वही उसका भाई माइनस आई भी करता है। तो x प्लस आई वाई का जो कॉन्जुगेट होता है, जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है x माइनस, बस साइन चेंज कर दो क्या हो जाता है आई वाई। ये कॉन्जुगेट बनाने का तरीका होता है। कैसे? यानी कि जस्ट चेंज द साइन, आप लोगों की लैंग्वेज के लिए साइन ऑफ, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का आपको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। बात समझ में आई? तो जो मिलेगा वो उस नंबर का क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। सर इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपने छोटी क्लासेस में रैशनलाइजेशन का नाम सुना है, ठीक? जब भी कभी मान लीजिए ऐसे आ गया 1 अपॉन में आयोटा आ गया, यदि डिनोमिनेटर में आयोटा हो जाता है तो हमें उसे वहां से रिमूव करना पड़ता है। अभी आपको पता चलेगा क्यों। यदि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट माइनस आयोटा से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे। इसी को रैशनलाइजेशन बोला जाता था छोटी क्लास में। माइनस से माइनस क्या हो गए, कैंसिल, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन में कितना, आयोटा का स्क्वायर। यदि ऐसा हुआ है तो आप समझ गए होंगे, ये लिखा आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, जो कि मुझे दे देगा कितना, माइनस का आयोटा। और माइनस आयोटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस -1 इंटू आयोटा। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा गया। पर 1 अपॉन आयोटा को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में तभी लिख सकता हूँ जब मैं उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इसलिए कॉन्जुगेट की आवश्यकता पड़ी। सर हमारे क्वेश्चन में यदि ऐसा है तो एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है, क्या वो है प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक? ये हालांकि 4th वो थी कॉन्जुगेट, पर कॉन्जुगेट एक टॉपिक है अपने आप में। क्या कि यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, दोनों ही क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 अपॉन Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बजाय इस बात को ध्यान रखते हुए कि Z2 हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, Z2 0 नहीं होने का मतलब क्या होता है? देखिए Z2 आप अच्छे से जानते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा, x2 प्लस आई y2। तो या तो x2 0 हो सकता है या फिर y2 0 हो सकता है। साइमल्टेनियसली दोनों साथ में कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है, कितनी बात समझ में आई? साइमल्टेनियसली बोथ x y कैन नॉट बी 0 या कांट बी 0, यानी कि दोनों 0, यानी कि कौन सा, प्योरली रियल हो सकता है या तो प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। पर प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी वाला नंबर इकलौता कौन होता है, 0, वो कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि प्योरली रियल इस्तेमाल कर सकते हो या प्योरली इमेजिनरी इस्तेमाल कर सकते हो। Z2 सिर्फ कैसा नंबर होना चाहिए, या तो वो प्योरली रियल हो या तो वो प्योरली इमेजिनरी हो, सुनना। और तीसरा कैटेगरी क्या हो सकता है, या तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कौन सा नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक? और इन तीनों ही केसेस में क्या नहीं होना चाहिए, नॉट प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, दोनों एक साथ वाला नंबर नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है मुख्यतः। कितनी बात समझ में आ गई? यदि ये बात समझ में आ गई तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हो सकते हैं Z1 अपॉन Z2 भैया? तो देखिए ये मैंने लिखा Z1 अपॉन में कितना लिखा Z2, तो क्या मैं इसको लिखूंगा x प्लस आई वाई 1 और यहाँ पे क्या लिख दिया x2 प्लस आई वाई 2। अब समझ में आया? अब आप देख पा रहे होंगे ये a प्लस आई बी के फॉर्म में अभी लिखा हुआ नहीं है। नहीं लिखा हुआ तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं अगले ही स्टेप में x1 प्लस आई वाई 1 और यहाँ पे है x2 प्लस आई वाई 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, इसके कॉन्जुगेट से, x2 माइनस आई वाई 2 और x2 माइनस आई वाई 2। क्या बात समझ में आई? यदि ऐसा है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा x1 इंटू x2, है ना, x1 इंटू x2, ये हो जाएगा माइनस का कितना, आयोटा x1 y2, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा x2 y1 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y1 y2। नीचे बात करें तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि x2 का स्क्वायर माइनस आई y2 का स्क्वायर। यदि ऐसा दिखाई दे रहा है तो क्या आप देख पा रहे होंगे, ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। तो ये भी रियल नंबर हो जाएगा और ये भी रियल नंबर, यानी कि इनके साथ आयोटा नहीं है। तो x1 x2 प्लस y1 y2। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, ये मैंने लिखा प्लस, आयोटा साइन कॉमन लूंगा इन दोनों से, इसको पहले लिख दूंगा मैं x2 y1
और इसको बाद में लिख रहा हूं माइनस का x1 y2। अच्छा नीचे क्या चल रहा है देख पा रहे होंगे, नीचे क्या चल रहा है, x2 का स्क्वायर हो गया, ये लिख दिया x2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा y2 का स्क्वायर, और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मेरे ख्याल से इतना सब जानते हैं, हम इस लेवल पे आ चुके हैं। अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को जैसे ही सेपरेट करूंगा तो x1 x2 प्लस y1 y2 के नीचे आ चुका है क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और प्लस i टाइम्स क्या देख पा रहे होंगे अगली चीज क्या है हमारे पास, x2 y1 माइनस x1 y2 और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। क्या ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से आ गया हमारा कौन, z1 बाय z2, जहां पे z2 हमारा नॉन जीरो है। क्या ये हो गया है x और ये हो गया प्लस, ये हो गया i और ये क्या हो गया y। बात समझ में आई? तो a प्लस आई बी के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट नहीं होता तो हम डिनोमिनेटर वाली चीज को, डिनोमिनेटर से कभी भी आई को रिमूव नहीं कर पाते। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि आयोटा क्यों जरूरी है, सर हमारे क्वेश्चन के लिए क्यों जरूरी है। चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया बच्चों हमारा, क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। क्या आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सर नीचे क्या मौजूद है, आयोटा, नीचे क्या मौजूद है, आयोटा, यानी कि हमें पहले इसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, इसीलिए बोला था कि हर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, हर प्रॉपर्टी जरूरी है बच्चों। ठीक, चलिए इस्तेमाल करते हैं। ये रहा यहाँ का इसका सॉल्यूशन। तो बताइए यदि ऐसा दिया हुआ है तो मैं पहले z को चुपचाप तो पहले आयोटा इसका हटाऊं नीचे से, वरना तब तक मैं तो कुछ ला ही नहीं पाऊंगा। 1 माइनस का 4i cos थीटा, यदि ऐसा तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 4i cos थीटा, और नीचे भी क्या लिख दूं 1 प्लस 4i cos थीटा। क्या इतनी बात समझ में आई? यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो अगले ही पल में यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ वो भी समझ में आ जाएगा। 2, ठीक, ये तो 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 4 8i cos थीटा। ठीक, ऐसे ये कितना हो जाएगा बेटा, i cos थीटा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर cos थीटा, ये इतना हो जाएगा। ठीक, और cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई होगी? अगले ही पल में यदि मैं नीचे में सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 4i cos थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए यदि z को तो क्या ये मुझे दिखाई दे रहा है, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना भाई 2, और ये हो जाएगा प्लस 8i cos थीटा, और i cos थीटा कितना हो जाएगा 9i cos थीटा, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, सही किया ना अपन ने? हाँ ये सही किया अपन ने। नीचे बात करें भाई, नीचे पे यदि बात की जाए क्या हो जाएगा, नीचे यदि देखा जाए तो 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1, माइनस ये कितना हो जाएगा, हम कुछ मिस तो नहीं कर गए, 2 4 8i cos थीटा, i cos थीटा और आयोटा स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, सही है। ठीक, और नीचे यदि देखा जाए तो ये हो गया 1, अच्छा आयोटा स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा कितना प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा कितना 16, और cos थीटा का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अब अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते हैं तो अब इसको देखिए क्या कर सकते हो, आपको पता है ना, क्या पहले मैं इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आऊँ, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट रखना पड़ेगा, क्या 2 और माइनस का कितना 4 cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा बच्चों है ना, 4 cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में सेपरेट कर दे रहा हूँ 1 प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में प्लस यहाँ पे लिखा आयोटा, और यहाँ पे बचा 9 cos थीटा, और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर पूरा लिख दे रहा हूँ 1 प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें a प्लस आई भी दिखने लग गया? बताइए दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया? यदि a प्लस आई भी दिखने लग गया है तो अब मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ प्योरली रियल। तो याद होगा हमने एक टेबल बनाई थी, कोई भी नंबर प्योरली रियल कब हो सकता है, तो याद होगा यदि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई है, यदि मुझे उसको प्योरली रियल बनाना है तो मुझे उसके इमेजिनरी पार्ट को क्या करना होगा 0,
मुझे उसके इमेजिनरी पार्ट को क्या करना होगा, 0, और इमेजिनरी पार्ट को 0 करने के लिए यदि ऐसा है तो मुझे उसके y को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो बताओ, ये तो मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है, y। तो केस 1 किस पे बात कर रहे हैं, केस 1। केस 1 पे बात कर रहे हैं, यदि मुझे ए प्योरली रियल बनाना है तो प्योरली रियल बनाने के तरीके क्या है कि y को क्या कर दो, 0। तो ये रहा मेरा y। तो मैं यहाँ पे पहले केस 1 में 9 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को क्या करूँगा, 0। क्या बात समझ में आई। और ऐसे ही मैं यदि दूसरे केस पे भी यहीं पे बात कर लूँ ताकि एक साथ सॉल्व हो जाए, इतनी बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे एक चीज और, इसको सॉल्व कर ले, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई में 0 में भेज दें, 0 में भेजेंगे तो बचेगा मेरे पास कितना, 9 cos थीटा। कितना बचेगा, 9 cos थीटा। पहले यही बता दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये कितना बचेगा, 9 cos थीटा बराबर 0, यानी कि बचेगा कितना, cos थीटा बराबर कितना, 0। अब यहाँ पे लोग अटकते हैं कि थीटा की कौन सी वैल्यू होगी, और जिन्होंने काफी पढ़ा है उन्हें समझ में आता है। क्या आपको याद है कि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो cos थीटा कब कब 0 होता है, ठीक। मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इसमें ताकि आपको समझ में आए कि cos थीटा कब कब 0 होता है। तो देखिए ये है, यहाँ पे मान लो मैंने लिया है 1, ठीक। तो कुछ इस तरीके से जाता है cos का ग्राफ, कुछ इस तरीके से जाता है, याद होगा सबको। और ये नीचे कहाँ तक जाता है बच्चों, नीचे जाता है सर यहाँ तक। इसका मैं ले रहा हूँ मान लो यहाँ पे -1, क्योंकि cos की रेंज कहाँ से होती है, 1 से -1, ठीक। और फिर ये इस तरीके से इधर और इधर इस तरीके से जाता जाता है, समझ गए होंगे। ऐसे इधर भी चलता ही जाता है, ठीक, इस तरीके से, और इधर नीचे आ जाता है एंड सो ऑन, चलता ही रहता है। किस किस वैल्यू पे, तो आपको पता होगा जब इसकी जगह 0 डालते हैं तो ये 1 देता है। जब इस थीटा की जगह पे 0 डालते हैं, यानी कि x एक्सिस की पॉइंट डोमेन कहलाते हैं। x एक्सिस के पॉइंट क्या कहलाते हैं, डोमेन। जैसे ही x को, यानी कि x का पॉइंट यहाँ पे मैं डालूंगा 0, तो cos 0 कितना दे देता है मुझे, 1। cos 0 क्या दे देता है, 1, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 0। तो याद होगा ये 0 होता है, ठीक। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको π/2 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, π/2। π/2 के बाद ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पाई। ये कौन सा पाई होता है ना, ये पाई होता है। फिर ये वाला जो पॉइंट होता है ये 3π/2 होता है, याद आ रहा होगा। ये कौन सा पॉइंट होता है, 3π/2। और ऐसे ही फिर यहाँ पे भी एक पाई वाला पॉइंट आता है, फिर यहाँ पे एक पाई वाला पॉइंट आता है। सेम वे में इसके नेगेटिव इधर होते हैं। ये वाली जो वैल्यू होती है माइनस का π/2। जब मैंने 0 डाला तो कॉस का ग्राफ 1 पे पहुंच गया। जब 0 डाला तो कॉस का ग्राफ 1 पे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही π/2 डाला तो π/2 डालते समय मुझे जो रेंज मिली, जो y की वैल्यू मिली, वो क्या मिली, 0 मिली। क्योंकि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। x एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब जब ये ग्राफ मेरा x एक्सिस को टच कर रहा है, हमेशा कब टच कर रहा है, π/2 में टच कर रहा है। यहाँ पे तो टच नहीं कर रहा है, ये तो माइनस का पाई है। यहाँ पे टच कर रहा है x एक्सिस को, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3π/2। तो दिख रहा होगा हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, π/2 का ऑड नंबर, ये 1 है ना, ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 5π/2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस का 5π/2, यहाँ का भी लिख दे रहा हूँ 5π/2। बात समझ में आई। तो हर ऑड मल्टीपल π/2 में जो कॉस का ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करता है, यानी कि वैल्यू क्या आ जाती है, 0। वैल्यू क्या आ जाती है, 0। क्योंकि आपने पढ़ा है, फंक्शन भी पढ़ा है कि x एक्सिस को जब टच करता है तो वो पॉइंट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की यदि बात करें तो x एक्सिस का ग्राफ जब कॉस का ग्राफ जब x एक्सिस को टच करेगा तब वहां पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कब कब, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए हर बार वैल्यू 0 हो रही है, तो मैं बोलूंगा थीटा की वैल्यु ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर को कैसे लिखा जाता है, 2n+1। ऑड मल्टीपल को किस तरीके से लिखा जाता है, 2n+1, और इसका मल्टीप्लाई किससे दे दूं मैं, π/2। तो थीटा की हर उस वैल्यू के लिए जो कि ऑड मल्टीपल है, और जहां पे n को मैंने ले लूंगा इंटीजर, n को क्या ले लूंगा, इंटीजर। जरा खुद देखना, जैसे ही मैं n की वैल्यू इंटीजर कौन कौन सी होती है, 0, 1, -1, 2, -2। बताना, जैसे ही मैं यहाँ पे n की जगह 0 डालूंगा, 0 डालते ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1 और π/2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, और π/2 पे वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही मैंने मान लो डाला -1 डाला तो बताओ कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और -1 का मल्टीप्लाई π/2 से करोगे तो माइनस का π/2। देखो माइनस का π/2, हर बार
जो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हैं, जो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हैं, कौन से मल्टीपल? ऑड मल्टीपल, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑड मल्टीपल। उन हर वैल्यूज के लिए जो कॉस का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ऐसा करते ही कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। आपको अच्छे से पता है कॉस पाई तो -1 होता है, तो ये देखो ये -1 है, ये दिख रहा होगा, ये -1 है, ठीक। तो पाई बाय 2 में 0 हो जाती है, जबकि बाकियों के लिए 1 या -1 होती है। तो बीच की वैल्यू पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 कौन से वाले? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए जो थीटा होगा हर बार मुझे क्या वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा। तो बताइए कौन सा रियल थीटा हमने निकाला है? तो हमने रियल थीटा निकाला है ये थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2, जहां पे n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? अगला, यदि अगला केस देख पा रहे होंगे प्योरली इमेजिनरी। कौन सा केस? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी बनाने के लिए मुझे उसके रियल पार्ट को क्या करना पड़ेगा? 0। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x को किसका रखना होगा? 0। क्या मेरे पास x वाला पॉइंट ये है? ये रहा मेरे पास x वाला पॉइंट। यदि ऐसा तो मैं आप इसको अगले पेज में लिख दे रहे हैं 2 - 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख दे रहे हैं कहीं पे 2 - 4 cos स्क्वायर थीटा, और हमारे अपॉन में क्या चल रहा था भाई? अपॉन में चल रहा था 1 + 16 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 16 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या था? x था। ये हमारा क्या था? x। इसको किसके इक्वल में डाल दें? 0। यदि x 0 बन जाएगा तो यहां से ये जो नंबर हो गया ये कौन सा मिल जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। कौन सा नंबर? प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी बनने के लिए x कोऑर्डिनेट को क्या करना होगा? 0। यदि ऐसा तो ये पूरा तो पहले ही 0 हो गया। 0 होते ही मेरे पास बचा 2 - 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 0। इसको उधर भेजूंगा तो 2 बराबर कितना? 4 cos स्क्वायर थीटा। यदि ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 2/4 बराबर कितना? cos स्क्वायर थीटा, जो कि कटेगा तो ये 1/2 दे देगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? +-1/√2। cos थीटा बराबर +-1/√2। अब बताइए थीटा की किस किस वैल्यू के लिए 1/√2 आता है? थीटा की किस किस वैल्यू के लिए 1/√2 आता है? तो आपको पता होगा जब भी थीटा कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री या फिर यदि रेडियन में बोला जाए तो क्या बोलते हैं? π/4। तो जब जब मेरा जो थीटा होगा वो क्या आएगा? π/4। और π/4 कैसे? हर एक सर्कल के बाद, हर एक सर्कल के बाद π/4 आता है, यानी कि इसमें कितना ऐड कर दूं? 2n π। 2n π बेटा रोटेशन होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास 11th में, इतना तो मेरे को मानना पड़ेगा कितना आपने पढ़ा है, ठीक। जब 2n π का रोटेशन होगा जहां पे n क्या होगा बच्चों? इंटीजर होगा। n क्या होगा? इंटीजर होगा। पक्का आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक छोटा सा टॉपिक है उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थीटा बराबर π/4 + 2n π, ठीक। तो इसके लिए जो हमारा थीटा, ये हमारे रियल थीटा है, ये हमारा क्या है? रियल थीटा है। इस थीटा के लिए ये नंबर हर बार कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा। तो होप सो आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक। चलिए कैमरामैन, हम अब बंद करने जा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन को बुला लें कि क्या क्या पढ़ा है हमने, इस पर एक बार चर्चा कर लें। हमारा जो टॉपिक था ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, और हमने एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, और इस क्वेश्चन के बारे में आपने एक बात ध्यान ली कि किस तरीके से छोटी छोटी बातें मिलके हमें बताती हैं कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।